जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा जबलपुर द्वारा जो आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कराया गया था, शीघ्र लेखक ग्रेड 2 ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट वगैरह वगैरह का, वहां पर जो एग्ज़ाम 2015 में कराया गया था उसके प्रश्न पत्र को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये आपका 2015 का प्रश्न पत्र है। इसके बाद ये परीक्षा 2017 में भी कराई गई थी। 2017 का प्रश्न पत्र भी दोस्तों हमारे पास है और अभी वर्तमान में आपकी यह परीक्षा 2022 की शुरुआत में कराई जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख लेना बहुत ही जरूरी होता है। हालांकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर जो पिछली बार आपके मैथ के 8 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन अब जो नया पैटर्न कर दिया गया उसमें मैथ और रीजनिंग को मिलाकर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले मैथ और साइंस को मिलाकर 20 क्वेश्चन आते थे, अब साइंस आपका जीके के पोर्शन में ही कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले तो पहले का पैटर्न देख लेते हैं और क्वेश्चंस के लेवल देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस लेवल का था। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो था वो आपका जनरल नॉलेज एंड सोशल साइंस का पोर्शन आता था, सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इस पोर्शन में आपका एमपीजीके के भी प्रश्न आ जाते थे और आपके साथ ही साथ में विविध के भी प्रश्न आते थे। कैसे प्रश्न आते हैं हम एक एक करके सारे प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षा संविधान की किस सूची में है? तो दोस्तों, संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस तरीके की सूचियां होती हैं और जो शिक्षा है वो आपका समवर्ती सूची में है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही शिक्षा को लेकर जिम्मेदारी बनती है। तो इसका आंसर समवर्ती सूची हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है? तो दोस्तों, जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता है उसको भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का रक्षक माना गया है। दोस्तों, दोनों ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हमारा उपराष्ट्रपति होता है। ये भी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होता है वो हमारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री आपका इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा लोकसभा आ जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए 27 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अभी आपके ही बीच में से एक बेरोजगार युवा चेतन राठौर ने चुनाव लड़ा था, जिनकी उम्र केवल 27 वर्ष ही थी। बढ़ते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पर। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दूरदर्शन ने हाल ही में एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है, ये आपका दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो तब उस समय डीडी किसान चैनल चालू किया गया था। ठीक है, काफ़ी बड़ी खबर थी, सभी को मालूम था, तो ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। एफडीआई संबंधित है। देखो, एफडीआई भी उस समय काफ़ी चल रहा था कि एफडीआई क्या होता है, तो यह भी आपका क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो सी आंसर हो जाएगा इसका ये। तो ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि 7 क्वेश्चन हर कैंडिडेट से बन जाने चाहिए थे। 8वां क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका एमपीजीके का प्रश्न है, क्योंकि काजीरंगा आपका एमपी में आता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों, बहुत ही फेमस बुक है हमारी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इसके लेखक हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का दोस्तों सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अब देखिए, सूर्य मंदिर कोणार्क में, ये तो काफ़ी लोगों को मालूम रहता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि भैया कोणार्क कहाँ पे। तो ये उड़ीसा में, ये भी ठीक क्वेश्चन माना जाएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहली गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे ने चलाई थी। वो भी कहाँ से चलाई थी? मेरठ से चलाई थी। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ 11वें नंबर का। 12वां प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम
पर्वत श्रृंखला। अगर कोई तैयारी कर रहा है इन एग्जाम्स की तो उसको मालूम होगा, अगर कोई नया कैंडिडेट है तो हो सकता है उसको ये क्वेश्चन नहीं मालूम हो। 13वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे, उसके बारे में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। 13वां प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध आपका चंबल नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है? कोटा में है, काफी फेमस है ये। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, भूदान योजना किसके द्वारा आरंभ की गई? तो भूदान योजना के लिए विनोबा भावे जो थे ये ही मेन प्रणेता थे। इन्होंने जगह जगह जाकर ये आंदोलन चलाया, बड़े बड़े जो काश्तकार थे उनसे छोटे काश्तकारों को भूमि दान करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या है? सबसे पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। तो दोस्तों यह एक लीगल राइट है हमारा। ठीक है। सब राजनीतिक अधिकार होता है कि चलो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये राजनीतिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार हमको पता ही है कौन कौन से हैं, और सामाजिक अधिकार भी अलग अलग तरीके के सामाजिक अधिकार हो सकते हैं, उनकी अलग अलग समाज के हिसाब से हम परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा लीगल राइट है कि हमको कहीं से सूचना मिलनी चाहिए, वहां से हम सूचना लेकर रहेंगे। आगे का हमारा प्रश्न है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों ये हमारा थोड़ा विज्ञान का प्रश्न हो गया, यहाँ पर भी आ गया, लेकिन जीके में भी मान सकते हैं। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से, दूध हमारा सफेद होता है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है, जो शैल है ना, शैल यानी कि जो चट्टाने हैं उन पर चित्र बनाए गए हैं, वो उसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपका एमपी जीके का प्रश्न हो गया, क्योंकि भीमबेटका है आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो यह हमारा जो क्वेश्चन है यह गांधी जयंती। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी के लिए ही टारगेट किया था कि वो स्वच्छता को काफ़ी अहमियत देते थे। तो 2 अक्टूबर को उनकी जयंती से हमने स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया, और एक टारगेट लिया था कि 2021 तक पूरे भारत को स्वच्छ बना देंगे। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर्स का ये उस समय दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। 19वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो बहुत ही सिंपल है, आप हाईकोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, महाअधिवक्ता जो होता है वह आपका राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। 20वें नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने, इसका काम क्या होता है? जो सरकार की तरफ से जो भी केस होते हैं, कुछ लोग सरकार के खिलाफ केस लगाते हैं कि भैया सरकार ये चीज गलत कर रही है, ये चीज ऐसी कर रही है, या एक सरकार दूसरे सरकार के साथ केस लड़ती है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ केस लड़ती है, तो वो राज्य सरकार का भी एक वकील होना चाहिए ना, तो उसको महाधिवक्ता बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराए? बहुत ही सिंपल, ये तो सबको याद रहता है कि भैया कब गिराए हैं, तो ये 1945 की बात है। इवन डेट्स भी लोगों को दोनों की याद रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस भाषा की उपबोली है? तो ब्रज भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है और यह पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। तो ये थोड़ा एक हटके क्वेश्चन हो गया, थोड़ा मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ कि हो सकता है कि कम बच्चों को ये क्वेश्चन मालूम हो। 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि पनडुब्बी में वस्तुओं को किस चीज़ से की सहायता से देखते हैं? तो जो पनडुब्बी होती है ना, उसमें हम पेरिस्कोप की सहायता से देखते हैं। पेरिस्कोप कुछ इस तरीके की होती है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक दर्पण लगा रहता है, एक दर्पण यहाँ लगा रहता है। बाहर कोई वस्तु होती है तो उसका पहले यहाँ पे इमेज बनती है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, फिर यहाँ पर इमेज बनती है, और यहाँ हम अपनी आंख लगा लेते हैं, यहाँ से हम उस इमेज को देख सकते हैं। तो इस तरीके का पेरिस्कोप होता है, पनडुब्बी में लगा रहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की देखिए, वास्तुकला, शिल्प, कारीगर, इनके बारे में तो हमें इतनी जानकारी मिल नहीं पाई, लेकिन नगर नियोजन वहाँ पर काफ़ी अच्छा था। सड़कें चौड़ी थी, मुंह सड़क की ओर खुला करते थे, इस तरीके से काफ़ी नगर नियोजन अच्छा था। 24वें नंबर का प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला आपका पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। और हमारे यहाँ कौन सा, बिहार में कौन सा है? नालंदा। 25वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है। पिसीकल्चर किसको बताता है? पिसीकल्चर आपका, ये साइंस का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, ये आपके मछली का पालन को बताता है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा हम गोदावरी को कहते हैं। ठीक है।
अब आते हैं 28वें नंबर के प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है हमारा, लोकनायक निम्न में से किससे संबंधित है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक कहते हैं। इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन तैयार किया, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? लोकनायक कहते हैं। 29वें नंबर का प्रश्न है कि 2014-15 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? ये उस समय का करंट अफेयर्स था। ठीक है, तो ये उस समय हमारा सानिया मिर्जा जी को दिया गया, जो कि टेनिस की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। 30वें नंबर का प्रश्न था, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में पराजित किया। इसके पूर्व भारत ने किस वर्ष में श्रीलंका में ही टेस्ट क्रिकेट में पराजित किया था? तो ये 1993 था। तो ये जब भी जो भी क्रिकेट से रिलेटेड होगा, उससे करंट में जुड़ा हुआ होगा, तो ये अखबारों में जरूर दिया होगा कि इतने साल बाद इतिहास दोहराया गया, फलाना ढिकाना, ऐसे करके लिखा होगा। तो अगर हम देखें 30 क्वेश्चन में आपके एमपी के क्वेश्चन थे लगभग 3 या 4। एमपी के क्वेश्चन कितने थे? 3 या 4। और आपके करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन थे, बाकी आपके विविध के क्वेश्चन थे, आपके 3 क्वेश्चन साइंस के थे। तो कुछ मतलब क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी था। इन 30 में से आप 25 नंबर बड़ा आसानी से ला सकते हो, यानी कि 25 से कम तो मेरे हिसाब से किसी भी ऐसे स्टूडेंट के नहीं आने चाहिए जो तैयारी कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गणित और विज्ञान का लेवल क्या था। तो देखो दोस्तों, गणित का लेवल बहुत ही ईजी था। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 2015 के पेपर के गणित के सारे क्वेश्चन और 2017 के पेपर के गणित के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा। यहाँ मैं केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 7589 में कौन सी संख्या घटाएं 3434 हो जाए, केवल घटाना करना है, यहाँ भाग देना है, यहाँ परसेंटेज निकालनी है, यहाँ जोड़ना है, दशमलव का जोड़ है, यहाँ पर हमको क्या करना है? बस जोड़ना है, यहाँ पर गुणा करना है, ये हमको योग करना है, प्राकृत संख्याओं का योग पता होना चाहिए। ठीक है, और ये एलसीएम निकालना है। ये अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर, ये आयु अनुपात का। बहुत ही 8 क्वेश्चन इतने सरल हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे के इन 8 में से 8 नंबर तैयारी करने वाले बच्चे के नहीं आएंगे। हर तैयारी करने वाले बच्चे के यहाँ पे पूरे नंबर आ जाएंगे। चलो मान के चलो कहीं थोड़ा ह्यूमन एरर हो गई तो 7 नंबर तो आने ही चाहिए इसमें। बढ़ते हैं कि इसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस कैसे आते थे। देखो दोस्तों, पहले तो आपका हुआ क्या करता था कि आपका मैथ और साइंस मिला के 20 नंबर का होता था। मैथ और साइंस मिला के 20 नंबर का होता था, और उसमें आपका 2015 में मैथ के 8 क्वेश्चन आए हैं, 2017 में मैथ के 6 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि इसमें 12 क्वेश्चन साइंस के आए थे, यहाँ पर 14 क्वेश्चन साइंस के आए थे। लेकिन अब मैथ का पोर्शन बढ़ा दिया गया, साथ ही साथ में रीजनिंग भी आ गई है। अब मैथ प्लस रीजनिंग आपका कितने नंबर का हो गया है? 20 नंबर का हो गया। तो मैथ आएगा आपका 10 से 12 नंबर का, मुझे लगता है मैथ आएगा, और 10 से 8 नंबर का, 8-10 नंबर का आपका क्या आ जाएगा? रीजनिंग आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा गट फीलिंग है। ठीक है, हम देखते हैं कि साइंस, अभी भी साइंस आएगा आपका जीएस के पोर्शन में। तो साइंस भी देखते चलिए कैसे क्वेश्चन आए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? सबको पता है, जो रेशम का कीड़ा होता है उसके चारों तरफ इस तरीके से लुगदी टाइप का बना लेता है, जिसको प्यूपा बोलते हैं। तो रेशम कृमि के प्यूपा से, उसके अंडे, लार्वा या बच्चे से नहीं। ठीक है, अब देखो 41वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो ये विकिरण के विधि से होता है, क्योंकि विकिरण ही आपके ऐसे माध्यम में भी चल सकती है जहाँ कोई माध्यम ही नहीं हो। संचालन, संवहन, चालन, इन सब के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये तो देखो बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसकी वजह से नीला दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? बताओ। चंद्र ग्रहण तब पड़ता है जब आपका जिस दिन चंद्रमा पूरा निकलता है, यानी कि आपके पूर्णिमा के दिन पड़ता है। ठीक है, और आपका सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन पड़ता है, जब चंद्रमा का पहला दिन हो, आधा वाधा ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह नाभिकीय संयोजन, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम। सूर्य के प्रकाश में गर्मी किसके कारण होती है? इंफ्रारेड किरणें। देखो 3 तरीके की किरणें होती हैं, एक तो दृश्य प्रकाश, एक इंफ्रारेड प्रकाश और एक अल्ट्रावायलेट। तो इंफ्रारेड जो होती है उसमें हीट होती है हमारी। माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? तो उस पर फास्फोरस का मसाला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर डेंगू के संक्रमण के लिए उत्तरदायी है? जो एडीज होती है, मादा एडीज, वो आपके डेंगू को फैलाती है। एनाफिलीज आपकी अलग होती है। बच्चे के लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है? पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। देखो पिता के पास आपका एक्स और वाई दोनों होते हैं, माता के पास केवल एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स और एक्स मिल जाते हैं तो बच्ची पैदा होती है, और एक्स के साथ वाई के साथ जब एक्स मिल जाता है, ये एक्स एक्स होता है उसके पास, वाई के साथ जब एक्स मिल जाता है तो पुरुष होता है। तो पुरुष के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है कि भैया वो बच्चा हुआ है कि बच्ची हुई है। अब 49वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू आपकी जड़ है, प्याज आपकी जड़ है, लहसुन आपकी फल नहीं है, मिर्च आपका एक फल है।
निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? देखो निकट दृष्टि इसका मतलब है पास की चीज की तो उसकी दृष्टि ठीक है, दूर दोष जो है वो दूर की में, तो वो क्या देख लेगा? नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो एक इसका नंबर 1 आंसर हो जाएगा कि नजदीक की वस्तु को देख सकता है ना। अब आते हैं क्या, अब देखो अब आ गई आपकी हिंदी। ठीक है, हिंदी अभी भी आपकी 20 नंबर की आएगी और हम देख लें कि हिंदी कैसी आती है। पहला प्रश्न है, समय केवल उन्हीं को याद रखता है जो धारा के डैश डैश में बह नहीं जाते। तो धारा के प्रभाव में नहीं बह जाते, ये एक तरीके की लोकोक्ति कहावत मान लो, एक तरीके का प्रभाव मान लो कि किस प्रभाव में हम बोलते हैं। ठीक है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में आपका तत्पुरुष समास होता है, देश के लिए प्रेम, तो ये आपकी छठी विभक्ति हो गई। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम आपका, अब देखो वैसे तो क्या है, जब आपका सेंटेंस, ये क्वेश्चन बनाने वाले की ही गलती है कि उनने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मुझे लगता है सेंटेंस में प्रेम कहाँ पर आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है प्रेम आपकी क्रिया बन जाए, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो यहाँ पर प्रेम क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, आई लव यू। ठीक है, तो यहाँ क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और ये कहीं कहीं आपका विशेषण भी बन सकता है, तो संज्ञा भी बन सकती है। अब इनने संज्ञा आंसर दे दिया, ज़्यादातर प्रेम संज्ञा के तौर पे यूज़ होता होगा। तो ये क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट सही अच्छा नहीं लगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से उन्होंने दे दिया है। छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनाए हैं, कम पेज में उन्होंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, इसलिए ऐसा लिख दिया। 54वें नंबर का प्रश्न है, संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो संस्कार में आपका सम का प्रयोग हुआ, सम धन कार्य बराबर संस्कार। 55 वाला, दूध शब्द में निम्न में से किसका पर्यायवाची? तो क्षीर जो होता है वो आपका दूध का पर्यायवाची होता है, तो सही है। हाथ जोड़ देने का मतलब क्या है भाई साहब? हमने आपसे हाथ जोड़ दिया, यानी हमने किसी से हार मान ली हो। जैसे मैं आप किसी को कोई सवाल समझाने बैठ गया और उस बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं लास्ट में क्या कर लूँगा? हाथ जोड़ लूँगा कि भाई साहब आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा, हमसे ना हो पाएगा। 57वें नंबर का क्या है? निम्न में से कौन सा वाक्य संदेह वाचक है? संदेह किस में आ रहा है? दयाशंकर शिवपुर में रहता है, क्लियर वाक्य है कि भैया रहता है शिवपुर में। राजेंद्र आलमपुर में रहता है, क्लियर वाक्य है। श्याम सुंदर इंगितपुरी में रहता है, ये भी क्लियर है हमारा। वो सॉरी शायद लिखा है, आगे शायद लिखा है, शायद श्याम सुंदर इंगतपुरी में रहता है, तो यहाँ संदेह हो रहा है। क्या शंकर रामनगर में रहता है? ये आपका क्वेश्चन मार्क किया, आपका प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक हो गया, तो संदेहवाचक हमारा सी नंबर हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर हमारा। 58वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये जो नुपुर, नुपुर, ये बड़ी की मात्रा नू पे लगेगी, फिर पुपुर छोटा आएगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगर मगर करना का सही मतलब क्या होता है? अगर मगर करना का मतलब है बहाने बनाना, कि मैंने आपसे बोला कि सर, आपने मुझसे बोला सर पढ़ा दो हमको हाई कोर्ट के लिए, और मैं अगर मगर करने लगूं तो वहाँ पर क्या है, मैं बहाने बनाऊंगा, अरे यार रहने दो यार, अभी क्या करोगे पढ़ के। तो 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, ठीक है। ये 60 दोपहर से पहले के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो वो पूर्वांत कहा जाता है दोपहर के पहले। तो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। इंपॉर्टेंट है हिंदी, सरल है हिंदी, और हिंदी में आप 10 में से 10 का स्कोर भी कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए जिसको मालूम हो कि हिंदी में पूछा क्या जाता है और वो आपको उतना ही उतना पढ़ाए। क्योंकि हिंदी का व्याकरण और हिंदी को अगर कोई पढ़ाने आ जाए ढंग से तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है और शॉर्ट में भी इसको कवर किया जा सकता है। 10 क्वेश्चन है, शॉर्ट में कीजिए आप। इसी तरीके से इंग्लिश है, इंग्लिश का पोर्शन आपका एक बड़ा पोर्शन है। हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के? 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन एक बड़ा पोर्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि कुछ ही टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आपके आए हैं दोनों सालों में, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाता है जिसको व्यापम एग्जाम्स की समझ है या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी समझ है, जो आपके सी या डी लेवल के हैं जहाँ पर आपकी सिंपल इंग्लिश आती है, तो वो आपकी 15 दिन में इंग्लिश को कवर अच्छे से करा देगा। आपको इंग्लिश पहले से आती हो चाहे नहीं आती हो, आपको बिल्कुल ऐसे रटा देगा कि 20 में से 15 नंबर तो आपके आ जाएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। जैसे हमारा 61वें नंबर का क्वेश्चन है, फिलर है ये, गिव एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट द केस। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर टू आएगा, पर्टिनेंट टू द केस, ठीक है। ऐसे ये प्रपोजिशन के क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पर आप देखो प्रपोजिशन के कितने क्वेश्चन हैं, ये देखो 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66। एक से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लगातार आपके प्रपोजिशन के आ गए। ये ऑन अनटिल का जो भी है आपका बाई आ रहा है यहाँ पर, यू मस्ट कम बैक बाई 4 o'clock। तीसरा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू
फोर टू ऑर्स, ये फोर सिंस का यूज जो होता है। आई एम सेक्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है, वो डॉग से डरता है। तो इस तरीके की यहाँ पर ये देखिए 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 आपके प्रपोजिशन से हैं। तो प्रपोजिशन आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है 3 या 4 दिन में आप प्रपोजिशन ऐसा तो कर ही लोगे कि ये सारे क्वेश्चन आप निपटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली 6 नंबर आपके बन जाएंगे। उसके बाद क्या, ये टेंस का क्वेश्चन आ गया हमारा। 7वें नंबर का क्या है? टेंस का क्वेश्चन। इफ आई डैश 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 अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम होते नहीं है लेकिन हम सोचते हैं काश हम होते डॉक्टर, तो मैं गरीबों की मदद करता हूँ लेकिन मैं डॉक्टर हूँ नहीं। तो वैसे तो मैं क्या है, वॉज लगाना चाहिए कि मैं डॉक्टर था तो मैं वॉज लगाता, लेकिन काश मैं होता तो वहाँ पर मैं वर लगाते हैं। तो ये कुछ टाइप होते हैं, उन टाइप्स को हम पढ़ेंगे जो भी आपको टेंस पढ़ाएगा। टेंस आपके 4 से 5 दिन में कंप्लीट करा सकता है कोई भी टीचर अच्छी तरीके से। हालांकि टेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने, वैसे टेंस के क्वेश्चन आपको 2 ही 3 बनेंगे, यहाँ पे 2 ही 3 दिखेंगे, लेकिन टेंस नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो 4-5 दिन यहाँ पर देना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन देखो, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ये आपका क्या हो गया? ये आपका अनेक शब्दों का एक शब्द, ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ही नहीं जा सके, इलिजिबल, ठीक है, हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, तो ये देखिए अपोजिट वर्ड भी आ गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ गए। ये आपका अ पर्सन हु लव मैनकाइंड, ये आपका वही आ गया, क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया आपका, ठीक है, ये फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। अब ये करेक्ट स्पेल्ड वाला वर्ड भी आ गया। अब ये करेक्ट स्पेल्ड के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं और ज़्यादातर उन रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उन पे भी ध्यान दे सकते हैं जिससे आपको हर एक वर्ड की स्पेलिंग में, अगर आप शुरू से हिंदी मीडियम से तो दिक्कत होती हो तो वो कम से कम रूल देख लोगे तो शायद हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। फियर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है ये हमको बताना है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं जिसको। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग फैबुलस, ये आपका वोकेब पोर्शन का आ गया। अब आपका क्या दे रखा है, आगे आपका दे रखा है, ये फिर आपका एक प्रपोजिशन आ गया। तो प्रपोजिशन का ये 7वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। गैदर का मीनिंग बताना है हमको। क्रोडाइल टीयर्स का मतलब बताना है, ये आपकी क्या हो गई, एक तरीके की ईडियम्स हो गई। क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, घड़ियाली आंसू, ठीक। फिलर आ गया एक और, प्लीज प्लेस द बुक, ये फिर आपका एक प्रपोजिशन आ गया, एक और प्रपोजिशन आ गया। तो 9 तो आपके ये प्रपोजिशन के ही क्वेश्चन आ गए, ठीक है। प्रपोजिशन और उसके बाद तो मतलब 80 में क्या हो गया, मतलब आधा पेपर आपका, आधा 50% पेपर आपका प्रपोजिशन से ही बना दिया उन्होंने, ठीक है, प्रपोजिशन से ही बना दिया। तो आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ बेसिक चीज़ें इंग्लिश ग्रामर की पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि आर्टिकल हो गया, आर्टिकल पढ़ लीजिए, प्रपोजिशन पढ़ लीजिए, इस तरीके से नाउन प्रोनाउन ये वगैरह वगैरह पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर डेली देखते रहा करिए। 3 से 4 क्वेश्चन वन वर्ड के आए, उसके बाद वोकेब के अपोजिट सिनोनिम्स भी आ गए, ठीक है, या फिर कहीं पर हमको सुटेबल वर्ड्स का मीनिंग बताना है, ये भी आ गया। तो वोकेब और थोड़ा सा ग्रामर और वोकेब का पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है, पूछा बिल्कुल सिंपल जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के बेटा 20 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि कैसे क्वेश्चन है। और कंप्यूटर के इन दोनों सालों के जो क्वेश्चन है इनको फरमान सर बताएंगे, क्योंकि फरमान सर जैसा कंप्यूटर किसी को नहीं आता, आप सभी को पता ही है। आपका जब पटवारी का एग्जाम हुआ था तब भी उन्होंने 2 लेक्चर बनाए थे आधे घंटे के, और आप किसी भी दिन का पेपर उठा दे लेना, हर दिन के पेपर में 20 में से 15 क्वेश्चन आपको उन 2 लेक्चर्स में से मिल जाएंगे। तो इतना एक्यूरेसी और इतना समझ है उनको एग्जाम्स की कि कंप्यूटर किस तरीके से पूछा जा रहा है और कैसे डे बाय डे कंप्यूटर के क्वेश्चंस में चेंज आता जा रहा है। जो सीपीसीटी आपकी रेगुलर होती है उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आपको डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, इसका भी उनको आइडिया है। तो ये दोनों साल के जो कंप्यूटर के 20-40 क्वेश्चन होंगे, तो हम किसी दिन आ जाएंगे फरमान सर के यहाँ पर, वहाँ से उनसे हम ये हाई कोर्ट के बारे में भी पूछेंगे कि इस भर्ती में किस किस तरीके से तैयारी की जाए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इस भर्ती से काफ़ी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ वो कंप्यूटर को लेकर भी आपको समझा देंगे और इन 40 प्रश्नों को भी आपको समझा देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम हाई कोर्ट से रिलेटेड आपके लिए कुछ वीडियोस डालें तो भी आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम 2017 के पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।